नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक नई आवास नीति लेकर आ रही है। सरकार शहरी गरीबों के लिए 1.5 लाख सस्ते मकान बनाने जा रही है। माना जा रहा है कि ये 2014 चुनाव के लिए उठाया गया कदम है। ऐसे वक्त में जब शहरी इलाकों में घर खरीदने का आम आदमी का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, तब हरियाणा के आम आदमी की किस्मत कुछ अच्छी नजर आ रही है। हरियाणा सरकार शहरों में रह रहे गरीब तबके के लोगों के लिए नई आवास नीति लेकर आ रही है। नीति का नाम रखा गया है सस्ते शहरी आवास नीति 2013। इस नीति के तहत शहरी इलाकों में रह रहे गरीबों के लिए करीब 1.5 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये सस्ते घर सार्वजनिक निजी भागीदारी और आवास बोर्ड हरियाणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और नगर और ग्राम आयोजना के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार निजी बिल्डरों को भी आकर्षित कर रही है। बिल्डरों को कई तरह की छूट दी जा रही है, जिसमें लाइसेंस फीस वगैरह वगैरह माफ करना शामिल है। हरियाणा सरकार की ये नीति साल 2009 की राज्य सरकार की नीति की जगह लेगी। इस नीति से आम आदमी को रियायती दरों पर 300 वर्ग फीट का एक मकान दिया जाएगा। हरियाणा के प्रमुख शहरों जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला एक्सटेंशन में अलॉटमेंट रेट 4,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जबकि दूसरे शहरों में 3,600 रुपए प्रति वर्ग फीट है। इन्हें खरीदने के लिए बैंकों से सस्ता कर्ज मिलेगा और ब्याज पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। शहरों के गरीब तबकों के लिए हरियाणा सरकार की इस नीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार हैं, ज्ञानचंद गुप्ता, जो हरियाणा भाजपा के नेता हैं, और राजीव गोदारो, जो आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र, सस्ते शहरी आवास, क्या ये योजना वाकई आम अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें देखते हुए लाई गई है? देखो, कोई भी सरकार अगर ऐसा फैसला करती है, राजनीतिक दल की सरकार होती है, तो उसके फैसले को लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि शहरों में बहुत सारी अनधिकृत कॉलोनियों में, खासकर बड़े शहरों में, जैसे महानगरों में, जो हमारे एक दो बड़े शहर हैं, फरीदाबाद है, फरीदाबाद में ही एक अंदाजे के मुताबिक 40-50 हज़ार ऐसी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जिनकी पहचान की गई है, और उनको झुग्गी झोपड़ियों के बदले वहाँ उनको 3 मंजिला भवन बना के 30 स्क्वायर मीटर के, और उसमें एक बेडरूम हो, एक छोटा किचन हो, एक बाथरूम हो जाए, एक छोटा सा और कमरा हो जी, वो दे दिए जाएं। 3 मंजिला जब वो बनेगा तो जिस भूमि पे वो बने हुए हैं उसमें से कुछ आपको सड़क भी निकालनी पड़ेगी, कुछ आपको पार्क भी देना पड़ेगा, कुछ उनके बच्चों के लिए वहाँ स्कूल भी बनाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भूमि उसमें से जो अतिरिक्त उपलब्ध होगी उन झुग्गी झोपड़ियों की जगह, उसमें ये बिल्डिंग बन जाएगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। और वो पीपीपी मोड की जैसे आपने बात की है, इसमें 30 स्क्वायर वर्ग मीटर वाला कुछ हम राजीव आवास योजना के तहत 50% भारत सरकार से लेंगे, 20% हरियाणा सरकार उसमें देगी, और 30% उसमें जो मतलब योजना को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इसके लिए सरकार की पूरी पॉलिसी तैयार है। ज्ञानचंद जी, आपको क्या लगता है ये जो स्कीम आई है कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो स्कीम अनाउंस की गई है ये एक चुनावी प्रलोभन है। पिछले लगभग 9 साल के अंदर जी हुड्डा जी ने पिछले 9 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि 10,000 से ज़्यादा मकान पूरे प्रदेश के अंदर नहीं बनाए हैं। और जो पंचकूला जी, जो एक अर्बन सिटी है, उसके अंदर झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत है। लगभग 12 कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो पिछले 25 वर्ष से वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर हैं। पिछले 25 वर्ष से इसके बारे में कोई स्कीम नहीं बनी, लेकिन यकायक ये 1.5 लाख मकान जो अनाउंस किए गए हैं, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ केवल एक चुनावी स्टंट है। कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी थी ना ज्ञानचंद जी। क्या ये जो जिस तबके को लेकर, जिस तबके को फोकस किया जा रहा है, क्या उस एक तरह से उनके लिए तो बेहतर योजना है? ये पहली बार योजना नहीं बनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो आशियाना फ्लैट्स हैं, आशियाना योजना,
वो भी इसी सरकार ने बनाई थी। उसी आशियाना योजना के तहत जो फ्लैट दिए गए, और उन फ्लैट की कीमत जो है 1,37,000 रुपये उस फ्लैट की कीमत है, और 1,40,000 रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसके ऊपर। ये 2,77,000 रुपये के अंदर यही 300 वर्ग फीट के जो फ्लैट है उनको अलॉट किए गए। सरकार की तरफ से क्या सहायता उनको? 2,77,000 रुपये के अंदर तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा बिल्डर जो है उनको बना करके अच्छी और इससे अच्छी बेहतर सुविधा के साथ ये तो जगह पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे सरकार उपलब्ध करवा रही है। हाँ देखिए, वो भी अभी जो जैसा अभी गुड़गांव पंचकुला की बात करें तो यहाँ जमीनें काफी महंगी हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आबादी है, ये जो झुग्गी झोपड़ी की आबादी है, ये भी इन्हीं जगह पर ज़्यादा और कहीं नहीं है, क्योंकि इन जगहों के अंदर मकानों का किराया बहुत ज़्यादा है, जो कि आम आदमी, गरीब आदमी वो पे नहीं कर सकता। अब जो ये आशियाना फ्लैट्स के जो अलॉटमेंट हुई है, उसके अंदर एक गरीब आदमी को, जिसकी 5,000 रुपये की उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए जिसको अलॉटमेंट होगी, और 5,000 रुपये की कीमत में से 1,800 रुपये की इंस्टॉलमेंट उसको देनी है, और 700 रुपये का, 600 रुपये का उसको बिजली पानी का खर्चा देना है, और 5,000 रुपये की आमदन में से अगर 2,500 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट और ये बिजली पानी का खर्चा चला जाएगा तो वो परिवार का कैसे? मतलब कई लूप होल्स हैं। हाँ, इस पे अभी वीरेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजीव, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी 2009 में योजना सरकार लेके आई थी, उसमें कुछ वो इतनी सफल नहीं हुई जिसकी जगह अब ये नई नीति ले रही है। एक तो आपने जो मुझे पूछा उसका उत्तर भी आपने दिया कि इसको कैसे देखा जाए। मैं सिर्फ उस मुहावरे में बात नहीं करूंगा कि हर चीज़ चुनावी प्रलोभन है। चुनाव की राजनीति हर पार्टी करती है, जो सत्ता में वो भी करती है, उसको अधिकार है, उसको करना चाहिए, परंतु उसकी चीज़ों को थोड़ा गहरे रूप में देखना चाहिए। इसी सरकार ने 2009 में स्कीम बनाई, इसी तरह की स्कीम बनकर आई, और उसके बाद जो कॉलोनाइजर्स को जिस तरह से कहा गया कि वो बनाएंगे, उसको लेकर विवाद में फंसी, और जितना कॉलोनाइजर को कहा गया कि इतने पैसे में बना दिए उतने मानने आने के लिए तैयार नहीं हुए, और वो खत्म हो गई। और 4 साल बाद आज हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। उतनी सफल नहीं हुई, मतलब बिल्कुल सफल नहीं हुई। और आज एक नई पॉलिसी के साथ हमें, नई पॉलिसी को अगर हम देखें तो जिस तरह वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो झुग्गियों में है, अनाधिकृत कॉलोनियों में है, उनको उजाड़ कर वहां पर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को मकान दिया जाएगा। तो क्या जिस कीमत पे आप मकान देने जा रहे हैं, जो वहाँ कॉलोनियों में, झोंपड़ियों में बसे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में हैं, जिनको आप अनधिकृत घोषित कर रहे हैं, बिना उनका क्लेम सुने, बिना उनकी बात सुने, क्या वो ये ले पाएंगे? क्या ये उनके लिए बनने जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। मैं इसका जवाब दूंगा। जी। हाँ। ये आपकी जो शंका है वो पूरी तरह से निर्भूल है। आपको उजाड़ के इनको नहीं दे रहे हैं हमने पहले आइडेंटिफाई किया जो वहाँ रह रहा है। पहले इस योजना को लागू करने से पहले उनको आइडेंटिफाई किया। लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे मिले। फरीदाबाद में ही नीलम चौक के साथ वो जो 22 एकड़ ज़मीन है, वहाँ लगभग 5,000 ऐसी झुग्गी झोंपड़ी मिली। उनके मालिकों के पूरी तरह से तफ्तीश की, उनका रिकॉर्ड तैयार किया। उनके क्या स्कीम ये है कि जो वहाँ रह रहे हैं सिर्फ वही एलिजिबल होंगे इसके लिए? ऐसी कोई स्कीम नहीं है। जो वहाँ रह रहे हैं, मैंने वो आपकी जो स्कीम है, ड्राफ्ट है उसका, अभी ड्राफ्ट है वो, इस पे भी थोड़ी सी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं उनकी लिस्ट बन गई है लगभग। ऐसे नहीं कि अब क्या सिर्फ वो एलिजिबल होंगे कि बाकी लोग भी होंगे? नहीं, इस हरियाणा इस बात का साक्षी है। आपने हुड्डा जो बनाया, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके लिए ये था कि जिनके पास मकान नहीं है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों पे प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा है, और शहरों में जो लोग बसे उनको दिए जाएंगे। आपका हुड्डा लगातार ये कर रहा है कि जिस व्यक्ति के पास मकान है वो 10 मकान फिर अप्लाई कर सकता है और ले सकता है। और हुड्डा पैसे कमाने का बड़ा साधन, एक एजेंसी बन गई है, बड़ी संस्थान बन गई है। जिस हरियाणा में ऐसी स्कीमें हो, तब हम कैसे मान लें कि दूसरे लोगों को नहीं देंगे और सिर्फ उन्हीं को देंगे? और आप तो ये कह भी नहीं रहे इस योजना को यकीनी बनाना भी सरकार का ही काम है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के रिकॉर्ड तैयार कर लिया सारा। ये नहीं कि बाहर से, दूसरे प्रदेशों से ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को देख के और दूसरे प्रदेशों से लोग भाग के आ जाएं। ऐसे भाग के आने, हरियाणा से भी पैसे वाले व्यक्ति अपने वहां प्लॉट लेने में सक्षम नहीं होंगे? नहीं होंगे। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। रिकॉर्ड तैयार हो गया। हरियाणा के इतिहास में, आपका हुड्डा के इतिहास में कई कुछ तो क्राइटेरिया इसमें रखे हुए उनका रिकॉर्ड, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ऐसी कॉलोनीज में जो लोग रह रहे हैं, उनका पहले रिकॉर्ड तैयार किया गया। जो उनका रिकॉर्ड जब पूरी तरह से तैयार हो गया, पता चला कि करीब 1.5 लाख लोग हैं। ठीक है। तो ये स्कीम लेके आए कि इनको, ये नहीं कि जब वो जहाँ वो रह रहे हैं
जहाँ वो रह रहे हैं, जब वहाँ मकान पक्के बनेंगे तो उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। उनके लिए कैंप की भी योजना है कि पहले दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कहीं और नहीं, ऐसे मेरा फिर वही सवाल है अगर कि वो आप पात्र ये नहीं आप होंगे तो, चिन्हित कर रहे हैं, आपको पता है इतने लोग हैं, हाँ। आपको पता है 1.5 लाख लोग हैं, तो आप ये क्यों नहीं कर देते कि उन 1.5 लाख लोगों के लिए बना रहे हैं? उसमें अगर उसके बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 1.5 लाख लोगों के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चिन्हित क्या किया आपने? एक जगह पर आइडेंटिफाई कर लिया है। और अभी आप बता रहे थे गुप्ता जी कि पंचकूला में आपने उजाड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, रोज जगह चल रहा है, तो उस स्कीम को सब कैसे रिलेट करें इसको? ये जो अनाधिकृत कॉलोनियां जो बन रही हैं उस पे भी सोचना चाहिए सरकार। नहीं, अनाधिकृत मैं कहूँगा, अनाधिकृत किसी सरकार के अनाधिकृत इसको देखिए, अनधिकृत जो कॉलोनियां हैं उनको, उनमें रह रहे गरीब लोगों को मकान देने की एक योजना है। ये नहीं कि कोई अच्छा कदम हो उसकी आलोचना शुरू कर दें। लोग ये थोड़ा ही है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल आलोचना लग सकता है। मैंने पहले कहा कि सिर्फ चुनावी प्रलोभन नहीं कहा जा सकता। अगर मैं आलोचना करता तो मैं ये ना कहता, परंतु आपके हरियाणा में जब आपका हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है और जिसने इस सरकार के बीच में करीब 8,000 मकान बनाए हैं सिर्फ अब तक, आपके पास आंकड़ा है सिर्फ 8,000 मकान बने, अब हाउसिंग बोर्ड के साथ आप पीपीपी ला रहे हैं, तो आखिर किसके लिए? ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए ये योजना, बिल्डर्स को ये सरकार ने किस तरह से लाभ पहुंचाया है वो पूरा हरियाणा जानता है। कैग की रिपोर्ट से लेकर कितने किस्से हैं। कैग की रिपोर्ट क्या है, मतलब पीपीपी आखिर मकसद क्या है, इस पूरे इतिहास में गवाह है इस बात का। इसलिए आलोचना नहीं है, ये गंभीर सवाल है जिनका जवाब देना है। राजीव जी, अभी ये सवाल है कि क्या बिल्डर्स के थ्रू सही लोगों तक पहुंच पाएगी या नहीं, यही सवाल उठता है ना कि ये जो योजना बन रही है, ये जो योजना सरकार लेके आ रही है वो सही लोगों तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये इसमें भी फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचेगी, और अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा वो जी। पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मैं कहीं कोई ऐसी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं पिछले 3 साल से पंचकूला के इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और उसकी अलॉटमेंट के अंदर उसके जो मकान की अलॉटमेंट जिस प्रकार से हुई है, मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि उसके बारे में एक इंक्वायरी करवा लीजिए। अगर उसके अंदर 50% लोग ऐसे जो वहाँ रहे नहीं कभी भी, जो कभी उस कॉलोनी के अंदर नहीं रहे, उनके फर्जी राशन कार्ड बना करके उनको अलॉटमेंट हुई है और आज भी वो वहाँ नहीं रहते, उन्होंने उनको किराए पर दे दिया है आगे। इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं, और जिस पे आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो आज कह रहा हूं कि आप तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब ये स्कीम योजना तो एक अच्छी है, लेकिन इसमें पूरी मैं एक बात कहता हूं, आशंका ही नहीं, इतिहास उस आशंका को पक्का करता है। ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं कि आप ये कहो कि ये हुड्डा कोई 8 साल से तो शुरू नहीं हुआ है, हाउसिंग बोर्ड 8 साल से शुरू नहीं हुआ है। आप ये कहो कि हुड्डा के प्लॉट में किसी एक आदमी ने लेके दूसरे को बेच दिया, ज़रूरतमंद के पास नहीं गया, या हाउसिंग बोर्ड में कुछ ऐसे लोग आ गए जो किराए पे दे के चले गए। इस बात का बहाना लेके हरियाणा के उन 1.5 लाख लोगों को जो स्लम में, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि मिलने चाहिए। 1 लाख नहीं, उससे कहीं ज्यादा लोग ज्यादा, तो उसके बाद वो भी आ जाएंगे। ऐसे कर रहा है। क्या आप क्या शुरुआत नहीं करनी चाहिए? मिलना चाहिए, क्या शुरुआत नहीं करनी चाहिए? 1.5 लाख से अगर शुरुआत हो रही है तो एक अच्छी बढ़ाने की जरूरत है। प्रोफेसर वीरेंद्र, योजना अच्छी है, ये सभी मान रहे हैं, लेकिन आशंका है कि ये सही लोगों तक पहुंचेगी या नहीं। देखिए, सरकार इसमें पूरी कोशिश करेगी, और कहीं से कोई अच्छा सुझाव आएगा जिससे कोई पात्र व्यक्ति हो वो रह जाए और जो पात्र ना हो वो ले जाए, इसकी जांच करने के लिए और कोई अच्छा सुझाव आएगा तो हम उसको उदारता से भी स्वीकार करेंगे। सर, एक बड़ी सोच ये मान के चला गया कि सरकारी ज़मीन पे जहाँ लोग ऐसे ही बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में बहुत दुर्गति का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अच्छे मकान बना के दे दिया जाए। कैसे दिया जाए, कहाँ से धन जुटाया जाए, उसके लिए कहा क्या कि भाई इतना प्रतिशत राजीव आवास योजना से ले लिया जाए, इतना स्टेट गवर्नमेंट दे दिया जाए की ओर से दे दिया जाए, और कुछ थोड़ा बहुत उनसे ले लिया जाए, और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना दिया जाए। वो महंगे मकान इनके ऊपर ना थोपें, कम से कम दें। और सरकार उस पर अभी और भी गंभीरता से विचार कर रही है कि जो उस गरीब आदमी के हिस्से का 30% धन है उसमें भी कुछ और योगदान कर दिया जाए। ये भी सोचा जा रहा है कि अगर वो लेबर है
कहीं काम करता है जी। तो लेबर डिपार्टमेंट से लेबर डेवलपमेंट फंड जो इकट्ठा हो रहा है कि उससे वो क्या मदद कर सकते हैं, और विभिन्न तरीके उसमें सोच रहे हैं। तस्वीर तो बड़ी अच्छी दिख रही है। मकसद कीमत कितनी होगी वो और बता दें वीरेंद्र सिंह जी, तो थोड़ी बात मकसद सुलझ वो तो जाएगी। अभी एक बात शुरुआत चल हुई है। नहीं, ड्राफ्ट आपने में कुछ बताया नहीं, ड्राफ्ट में ही अभी- आया ना अभी कि ड्राफ्ट में 4,000 आया, रुपये 4,000 रुपये पर गज का है ना। और अभी 4,000 शुरुआत हुई रुपये है। पर स्क्वायर फीट कहा आपने, और 300 स्क्वायर फीट का जो मकान है और ये वो शहर 12 लाख। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे हाँ, ये 12 लाख रुपए का मकान बैठेगा जी। 12 लाख रुपए। क्या कोई झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति 12 लाख रुपए का मकान खरीद सकता है? क्या सर ये बीपीएल वालों के लिए नहीं है ना नहीं, पॉलिसी, ये BP बीपीएल वालों के लिए नहीं है। हाँ, तो झुग्गी झोपड़ी में कौन झुग्गी है? झोपड़ी में तो सारे बीपीएल झुग्गी वाले झोपड़ी में रहते कौन हैं। है? इसीलिए झुग्गी मैंने झोपड़ी कहा, वाले तो जी। बीपीएल ये वाले अगला रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए नहीं है। अगली बात भी मैं जो कह रहा था जी। वो भी आपको सुननी जी। चाहिए। अगली बात ये थी कि उसमें 50% राजीव आवास योजना से आगे आधे रह गए, 20% हरियाणा सरकार ने दे दिए, 70% हो गया। उसके अतिरिक्त जो मैं कह रहा हूँ कि और विभिन्न विभागों से ये विचार चल रहा है कि और उस गरीब आदमी को कैसे मदद की जा सकती है। वो 10-12 लाख का मकान जब सरकारी मदद जाते जाते जब बहुत सस्ता 2-3 लाख में आ जाएगा तो क्यों नहीं उसको मदद होगी। यही सवाल है। एक कर्ज और सब्सिडी भी दी जा रही है 5% जो ड्राफ्ट ब्याज आया है पर। उसमें कीमत है 4,000 रुपए है ना पर गज। जी। इसमें कोई मतलब अंदेशा नहीं है, पहले भी हुआ था, पहले भी पीपीपी के माध्यम से हुआ था, कोर्ट तक मामला गया, बीच में लटक गया सब कुछ। ये पीपीपी है क्या चीज? आखिर डेवलपर्स की जरूरत क्या है जब आपको सस्ता मकान देना है? तो क्या हम ये नहीं जानते? कौन बनाएगा सर मकान? हाँ, क्या हम ये नहीं हाउसिंग बोर्ड? जानते? मैं बस 2-3 एक उदाहरण, हरियाणा के उदाहरण रख रहा हूँ। जी। क्या हम नहीं जानते कि HSIDC की जमीन जो 2004 से पहले एक्वायर की गई, उसको 2005 में रिलायंस के साथ SEZ में कोलैबोरेशन के लिए दिया गया, और बाद में SEZ ने, रिलायंस ने कहा कि हम अबंडन कर रहे हैं, हमें नहीं बनाना, और उसने जो 22 लाख की जमीन खरीदी उस पूरे प्रोजेक्ट के नाम पर PPP, जी। उसको उसने 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से लीज पे दिया इंडस्ट्रियल कॉलोनी का लाइसेंस सर लेकर। ये CLU आरोप तो लेकर। लगे हैं। आरोप नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट देखा है, मैंने एग्रीमेंट देखा है। मतलब अब CLU के नाम पे जो होता हाँ, है, हाँ। किस तरह से आप जमीन लेते हैं, किस तरह उस जमीन को डेवलप करते हैं और किसको देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। CLU के नाम पर हरियाणा जितना बदनाम तो कोई जगह हुई नहीं है। CLU के नाम पे आपने जमीन एक्वायर की, जमीन आपने रिलीज कर दी। आप कह रहे थे कि हुड्डा ने जमीन छोड़ दी, ऐसा नहीं किया था हुड्डा ने ये किया, एक्वायर के लिए नोटिफिकेशन किया कि शहरीकरण का विकास होना है, शहरीकरण होना है। जब एक्वायर कर दी, किसानों को लगा हमें तो 15 लाख में मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 मिलेगा, तो डेवलपर आया, उसने कहा 25 लेना है, उसने दे दिया, और उसके बाद उसने CLU ले लिया। और इतना ही नहीं, हरियाणा का इतिहास तो ये भी है कि जिस दिन DLF की 6 कंपनियां हाई कोर्ट में पिटीशन लेके आती हैं कि हमें CLU नहीं मिल रहा, और हाई कोर्ट कहता है नहीं, वो सवाल आपका रहा, वो पिटीशन विड्रॉ करती हैं कि लैंड सीलिंग एक्ट का वायलेशन आप कैसे कर रहे हैं, कितनी जमीन भी आपने बनाया है। उसके बाद आनंद फानन में हरियाणा में, एक मिनट सुनिए, उसके बाद आनंद फानन में, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, क्या ये DLF की पिटीशन नहीं थी हाई कोर्ट में? राजीव जी जवाब भी ले लेते हैं। मैं आंकड़ा पूरा कर दूं जो बात बता रहा मैं एक था। बात उसके बाद बता रहा लैंड सीलिंग एक्ट में किस तरह अमेंडमेंट होता है, और कोई नहीं पूछता कि उससे पहले जो जमीन जब इसको CLU नहीं मिला था, वो लैंड सीलिंग एक्ट अप्लाई क्यों नहीं किया गया, किस किस पे क्यों नहीं किया गया? अब इस तरह के जो PPP के अंदर जो सवाल हुआ हो, उसको हम कैसे छोड़ दें? मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि सुझाव मांग रहे हैं, तो हमारा सुझाव ये है कि पहले PPP से हटाइए, सरकार इसको बनाए। मतलब ये क्या योजना करने को PPP को तैयार है? देकर पता नहीं सफल होगी या नहीं, ये आशंका है। मैं ये कह पूरी रहा हूं। चर्चा का जो मूल नहीं, जो अभी आशंका थोड़ी राजीव बड़ी बोल है रहे हैं उनके- कि PPP के नाम पर लोगों को सस्ते मकान देने के बजाय उन कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाने की स्कीम है। अगर आप सुझाव मांग रहे हैं तो PPP को हटाइए और सरकार बनाए। ऐसा हो सरकार के सकता पास है क्या कि संसाधन नहीं है। इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है। अब तक कोई आया है क्या? आप कोई लेके तो आओ। अभी तो PPP कोई मोड स्कीम में नहीं आई। ये अब तो पहले इतना किया ना, हाई कोर्ट में नहीं गया तो कर दिया था आपने। जितना सस्ता माल आप समझ रहे हो गोदारा साहब, ऐसा नहीं है कि तो कोई सरकार टूट के देना, पड़ेगा। सरकार झुकी झोपड़ी कोई वालों को कोई देने आ वाली नहीं है, रहा तो देना फिर। है। हम तो कह रहे हैं कि कोई, क्योंकि गरीब आदमी के लिए मकान इतने सस्ते में कोई बना के देने के लिए तैयार है। हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों पे सोचा जा रहा है कि ये इनके लिए जो मकान पड़ेंगे उसको CLU की फीस उस पे माफ करेंगे और करेंगे, क्योंकि कम से कम सिर्फ लेके बिल्डर्स आए। के लिए आपने वो SEZ में सिर्फ यही builders किया के- था। हाँ, SEZ में आने वाले वो तो हर सिर्फ लाइन्स builders और के लिए है, DLF जी। सब कुछ माफ किया था। सारे ये देश- आखिर है किसको? सिर्फ builders के लिए है ये। सारे builders देश के में लिए आप आ कर रहे रहे हैं। थे। पूरा हरियाणा इस बात के लिए जाना जाता है। सारे पूरे देश- कैग की रिपोर्ट भरी पड़ी है इस बात के लिए। सारे देश में पढ़िए कितने सर, लंबी सर, रिपोर्ट। जवाब सुन लेते हैं। सारे देश में हम जा रहे थे। कैग की रिपोर्ट तो ये भी थी। कैग की रिपोर्ट की आप क्या बात करते हो, जिसपे आपने सारे देश को शिखर में उठा दिया था, सारे देश को बदनाम कर दिया ये कि ये बेईमानों का देश है। उस कैग ने रिपोर्ट दी थी कि इस 2G स्पेक्ट्रम में 1,75,000 करोड़ खा गया,
और वो शेयर बिके थे 13,000 करोड़ के। दोबारा जब उसकी नीलामी हुई तो 9,500 करोड़ के हुए। अब वही कंपनियां ये कह रही हैं कि हमारे से ज्यादा क्यों ले लिए 3,500 करोड़। कंपनियां कह रही है ना, फैक्ट रिमेंस। क्या होगा जो लोग अंदर रहे। चलिए अभी तो इस शहरी आवास पर क्योंकि चर्चा के खत्म होने का वक्त हो गया, उससे पहले इस जो योजना को कैसे अश्योर करेंगे उसी पे बात आ रही है। जो आशंकाएं हैं, इन्होंने भी कहा है कि शायद पीपीपी मोड जो है वो सफल ना हो। हाँ, हम उसकी कोशिश सफल कर रहे हैं। सफल होगा ही नहीं, इसके इरादे ही कुछ और हैं। जाने से पहले जी नाम तो झुग्गी झोपड़ी वालों का लिया जा रहा है कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए स्कीम है, लेकिन इसमें मुझे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। जब पीपीपी मोड की बात करते हैं तो वो सिर्फ बिल्डर्स की फायदे के लिए मोड होता है। दूसरा, मैं एक सवाल कर उठाना था कि ये 12 लाख रुपए जो कीमत बता रहे हैं, ये आप कह रहे हैं या तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए नहीं है, तो उनके लिए क्या कीमत है? उनको किस रेट पर मकान मिलेंगे? 300 फुट के मकान के अंदर तो झुके एक कमरे का मकान। चलिए ये शहरी गरीब एक शहरी गरीबों के लिए है। हाँ, एक जाने से पहले लेकिन आप इस चर्चा मेरी को बात खत्म को करने से पहले तोड़ मरोड़ के क्यों कहते हो? मैं स्पष्ट तौर पे ये कह चुका हूँ कि वो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो हरियाणा की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो गुप्ता जी, आप ये कह रहे हो कि ये उनके लिए नहीं है। ये किसने कहा ये उनके लिए नहीं है? 4,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब पॉलिसी में ऐसा नहीं है। मेरा सुझाव है आपसे कि उस ड्राफ्ट पॉलिसी में आप ये डलवा दीजिए, और आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं और लोगों को जोड़ दें, भला होगा। लेकिन जाने से पहले जो पीपीपी पे बात अटकी थी, उस पे सर आपका जवाब चाहेंगे? हम चाहते हैं कुछ और हो सकता है अगर उस पर शंका है तो। इसमें अगर कोई और इसका बेहतर विकल्प आएगा तो उस पर विचार करेंगे। हम तो हो सकता है यानी कि पीपीपी के अलावा किसी और को ये मकान बनाने को दे दिए जाए। चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, 10,000 मकान यहाँ हाउसिंग बोर्ड ने बना करके यहाँ पर दिए हैं, और सारी लेबर कॉलोनीज को, जितनी लेबर कॉलोनीज चंडीगढ़ के अंदर थी उससे ज्यादा किसी भी एरिया में पंचकुला जो हरियाणा के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ सारा जो कंस्ट्रक्शन किया हाउसिंग बोर्ड ने किया। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। देखिए इसमें सोचा जा सकता है। और उसकी को कहाँ निकाल दिया? हमने हुड्डा को कहाँ बाहर निकाल दिया? हमने शहरी विकास बोर्ड ले आए। यही सवाल है, आपके पास हाउसिंग बोर्ड है, उसको डाला ला रहे हैं। और हरियाणा के लोगों का सवाल है, आपकी उस ड्राफ्टिंग में ये डाल दिया कि हाउसिंग बोर्ड कहीं नहीं आएगा। किसने लिखा है ये? आपकी पॉलिसी में नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड ड्राफ्ट में नहीं है, उसमें पॉलिसी। चलिए इस चर्चा को फिर कभी हम जरूर उठाएंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में इन्वॉल्व रहेगा। फिर आप हाउसिंग बोर्ड मकान। चलिए इस चर्चा को फिर कभी हम फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो छोटे मकान बनने, शहरों में रह रहे गरीब तबकों को मकान देने की ये नीति 2014 चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम बताया जा रहा है। देखना यह है कि प्रदेश की शहरी जनता पर सरकार की इस नीति का क्या असर पड़ता है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।